जय हिंद दोस्तों, एग्जाम्पल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से सीरिया के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, क्योंकि सीरिया के अंदर अभी तक डिक्टेटरशिप चल रहा है और डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए ये 2011 से ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी की जो हालात है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। इसके पीछे का रीजन ये है कि रसिया जो कि सीरिया को समर्थन करता है, तो रसिया और यूक्रेन वार हो रहा है, जो कि जो भी सीरिया के अंदर फाइटर जेट थे उसने रसिया ने वहां पे उसको शिफ्ट कर लिया है यूक्रेन बॉर्डर पे। दूसरी तरफ ईरान जो कि सीरिया को समर्थन करता है, तो ईरान और इजराइल के बीच चूंकि जो प्रॉक्सी वार जो चल रहे हैं, जो भी कुछ उसके का जो रिजल्ट आ रहा है कि ईरान भी अपने में व्यस्त है, तो इसको देखते हुए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री ने ऐसा कुछ दिमाग लगाया कि चलो ये बहुत बढ़िया मौका है, सीरिया के अंदर तख्ता पलट करा देते हैं। लेकिन इसकी कहानी इतनी आसान नहीं है। ये जो लड़का आप देख रहे हैं मौविया सिनेम, इसने सबसे बड़ा जो सीरिया के अंदर आज जो चिंगारी लगी हुई है 2011 से, उसकी देन यही है। ये जब इसने चिंगारी लगाई तब इसकी उम्र थी 14 साल। कितना था? 14 साल। और ये क्लास 7 में पढ़ रहा था उस समय। इसने एक वर्ड लिख दिया था, योर टर्न इज अप डॉक्टर। अब सोच रहे होंगे कि यार ये 14 साल का लड़का इतना ज्यादा कैसे एक्टिव हो गया। ये एक्टिव हुआ नहीं, इसकी ये गलती बोलिए या नासमझी बोलिए, और आज वो एक बहुत बड़ा रूप ले रखा है। प्रेजेंट टाइम में बशर अल असद जो कि वहां के सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, और फ्यूचर जो दिख रहा है मतलब अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो इस समय रिबल जो ग्रुप वहां पे एक्टिव है, उसका हेड अबुल मोहम्मद अल जुलानी। मतलब पास्ट में इसने जो आज चिंगारी है उसके लिए ये जिम्मेदार है। बशर अल असद जो कि प्रेजेंट टाइम में वहां का प्रेसिडेंट है, और इस टाइम मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि ये अपने आप को फ्यूचर का वहां एज लीडर दिखाना चाहता है। और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है कि आखिर ये अमेरिका से इसका कैसे कनेक्शन है और किस तरीके से, बहुत कुछ इसमें हम लोग जानने वाले हैं और स्टेप वाइज समझते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि 2011 के करीब जब अरब स्प्रिंग चल रहा था, मतलब इजिप्ट, लीबिया, जॉर्डन, इस सब में जो तानाशाह थे उनके खिलाफ वहां पे आंदोलन चलना शुरू हो गया और डेमोक्रेटिक सरकार की बात चल रही थी। उसी समय क्योंकि ये जो बच्चा है मोविया, ये वहां का एक मस्जिद था दरा, उस मस्जिद का नाम था अल उमारी। और ये दरा है, जो कि दरा देख रहे हैं आप, ये सीरिया के अंदर है। और यहां पे एक मस्जिद थी अल उमारी, यहीं पे ये बच्चे पढ़ रहे थे। और इन्होंने क्या किया कि रेडियो के माध्यम से या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब देख रहे थे कि यार इजिप्ट के अंदर, लीबिया के अंदर भी गद्दाफी और ये सारा मैटर चल रहा था, गद्दाफी को हटाया गया। तो इन्होंने सोचा कि यार क्यों नहीं हम भी कुछ करते। उसी टाइम इन्होंने, जो ये बच्चा है मोविया, इसने क्या करता है कि एक वर्ड लिख देता है वहां की दीवार पे, और ये वर्ड था योर टर्न इज अप डॉक्टर। अब मसला क्या होता है कि जो सीरिया की गवर्नमेंट होती है, सीरिया की गवर्नमेंट ने साफ साफ जो वहां की इंटेलिजेंस थे उनको बिल्कुल एडवाइस दे रखा था, भैया देखो माहौल खराब है चारों तरफ, तुम लोगों को मैं अलर्ट पे कर रहा हूं। और तुरंत जो वहां के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है वो इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के साथ इसके साथ और भी 14 बच्चे होते हैं और सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मसला ये था कि ये जो मस्जिद थी वो दरा के अंदर थी। अब मसला यहां पे बिगड़ता है, इजिप्ट के अंदर यहां पे मसला बिगड़ता है। और अब जो घर वाले थे वो परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन इन लोगों को डर था सीरिया गवर्नमेंट को कि अगर यार हम लोग छोड़ते हैं तो मसला ये हो जाएगा कि आगे चल करके और जो प्रोटेस्टर है इन लोगों का मन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे, फिर हमारी सरकार को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके पीछे कुछ लॉजिक और है, क्योंकि देखिए जो ये सीरिया है यहां पे 74% जो है वो है सुन्नी और 16% के लगभग शिया है। और
आप जिस इस आदमी को देख रहे हैं अभी, ये बशर अल असद, ये अभी शिया समुदाय से आता है, ये अभी शिया समुदाय से आता है। तो कहां पे 74% सुन्नी और कहां पे 60% शिया। इसको खतरा तो बहुत पहले से था। इसी चीज को देखते हुए इसने बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ था, क्योंकि देखिए इसके पीछे की कहानी बहुत है, थोड़ा आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा, फिर आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखिए जो आप हफीज अल असद को देख रहे हैं, हफीज अल असद ये इसका बशीर अल असद का बाप है। और जो हफीज अल असद है ये सीरिया में 1972 के अंदर, 1971 और 72 के अंदर ये क्या करता है कि उस समय जो सीरिया गवर्नमेंट होती है वहां पे ये एयरफोर्स का कमांडर था और इसकी बहुत अच्छी पैठ थी मिलिट्री के अंदर। उसी चीज का फायदा उठाते हुए ये तख्ता पलट करता है और वहां पे अपने आप को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर लेता है। और लगभग ये 1971 तक वहां का, 1971 से लेकर के 2001 तक ये था वहां का, 2000 से 2001 के बीच में, मतलब पूरा जो इसका कार्यकाल था कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये वहां का राष्ट्रपति था, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि ये शिया समुदाय के साथ साथ सुन्नी समुदाय को भी सपोर्ट करता था, बहुत माइंडेड इंसान था। उसके बाद बशर अल असद, क्योंकि इसका दूसरा बेटा है बशीर असद जो था, इसका पहला बेटा, ये 94 में ये मर जाता है, मतलब किसी तरीके से। और ये जो इसका सेकेंड है, ये चूंकि जो बशीर अल असद है ये लंदन में पढ़ाई भी किया, तो इसको डॉक्टर असद भी बोला जाता है। तो इसीलिए अब सत्ता में 2000 से, इसकी 2001 से ये सत्ता में आ जाता है। कौन? बशर अल असद। और इसकी सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलता जा रहा था। लेकिन 2011 के अंदर जब अरब स्प्रिंग आता है, जब अरब में जो भी तनाशाही और सारी चीजें चल रही थी वहां से उन लोगों को हटाया जा रहा था, तख्ता पलट हो रहा था, उसी बीच में ये जो मौविया सिन्हा जो लड़का था, इसने एक वर्ड लिख दिया था दीवार पे, उसी मस्जिद पे, अल-उमारी मस्जिद पे, योर टर्न इज अप डॉक्टर, मतलब कि तुम्हारा भैया कहानी आने वाली है। इसका साफ साफ था। और ये मुद्दा इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से अब इसने क्या किया, ऑर्डर दे दिया बशर अल असद ने कि जो भी आए प्रोटेस्ट करे उसको मारो। वही कंडीशन हुआ, इन बच्चों को, जो मौविया था इसको अरेस्ट करके जेल भेज देता है। और जब इनके पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया हमारे बच्चों को छोड़ दो, तो छोड़ने के बजाय ये बोला गया कि भैया तुम और बच्चा पैदा कर लो, छोड़ा नहीं जाएगा। आफ्टर, मतलब ये मुद्दा हुआ था फरवरी 2011 में, और 45 डे बाद उनको छोड़ा गया। पता है इन बच्चों की स्थिति क्या थी? इनके नाखून उड़ाए गए थे, मतलब नाखून उखाड़ दिया गया था। उसके बाद जो इनको करंट दे करके शॉक किया गया था कि अब ऐसा काम मत करना। मसला यहीं गड़बड़ा जाता है कि जैसे ही सब निकलते हैं, इनके पेरेंट्स देख करके पूरी तरीके से पगला जाते हैं बिल्कुल। और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वहां से फिर डिसीजन शुरू होता है। और दरा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और ये पूरा ऑल ओवर इजिप्ट, सीरिया के अंदर जो है ये पूरा फैल जाता है जो है। अब जैसे ये मसला फैलता चला जाता है, वहां फिर सुन्नी शिया वाला कॉन्सेप्ट आता चला जाता है, और एक बड़े लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी जाती है। और गवर्नमेंट ने भी आर्डर दे रखा था कि भैया ऐसा है कि काम करो, मारना शुरू करो, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। यहां पे पूरा ऑल ओवर सीरिया के अंदर देख रहे हैं अगर टाइमलाइन में आप, तो पूरा सीरिया के अंदर वायलेंस शुरू हो जाता है, और चारों तरफ लाश ही लाश दिखाई देती है, कोई रहम नहीं। जो बीच में आए सबको मारो। क्योंकि जो असद था उसको पता था कि जिस तरीके से अभी सारी प्रक्रिया चल रही हैं,
बशर अल असद को पता हो गया था कि भाई अगर थोड़ा सा भी हम डील होते हैं तो पूरी पूरी कहानी हमारी खत्म हो जाएगी, हमको सत्ता से हटाया जा सकता है। लेकिन आज की सिनेरियो और है, और उसके बाद 2011 से लेकर 2020 का सिनेरियो कुछ और था, जहां ये धार्मिक स्तर पे ये लड़ाई शुरू हुई थी, आगे चलकर के लड़ाई ग्लोबल वार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे आप देखिए यहां पे जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो आज का जो रिबेल ग्रुप है जिसको गुलानी लीड कर रहा है वो इडलिब पहले यहां पे था। अब ये क्या किया कि इस पूरे को कैप्चर कर लिया है और हमा को भी कैप्चर कर लिया है नवंबर के मंथ में। इसके पीछे का रीजन ये था कि जिस तरीके से इजराइल वर्सेस ईरान के बीच वार चल रहा है, यूक्रेन वर्सेस जो है रशिया के बीच वार चल रहा है, तो रशिया और रशिया ईरान जो है ये सपोर्ट करते हैं किसको, ये सपोर्ट रशिया हो गया, ईरान हो गया और हिजबुल्लाह ये सपोर्ट करते हैं किसको, सीरिया गवर्नमेंट को। तो इसी का फायदा देखते हुए प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न कंट्री और टर्की हो गई और सऊदी अरबिया जो कि सुन्नी पॉपुलेटेड है एंड कतर, तो ये लोग सपोर्ट करते हैं रिबल ग्रुप को। अब रिबल ग्रुप कैसे, वहां बहुत सारे रिबल ग्रुप हैं, वो कैसे यहां पे आकर के ज्यादा डोमिनेटेड मतलब किस तरीके से वहां पे आकर के डोमिनेट करना शुरू किया, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये आपका रसिया हो गया, ये आपका ईरान, और ये जो है वहां पे सीरिया गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह ये एक तरफ है। तो जब ये भाई साहब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया वहां के लोगों को मारो, तो वहां पे फ्री सीरिया आर्मी, एक आर्मी बनाई जाती है सरकार के अपोजिट कि भाई तुम लोग लड़ो। और इसको कौन बनाता, बनाने का सेंस ये था कि जो वहां पे आर्मी में होते हैं और जो गवर्नमेंट का साथ नहीं देते हैं और वहां के कुछ लोकल, ये लोग मिलकर के जो है फ्री सीरियन आर्मी का गठन करते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। 2013 के अंदर लगभग जो है क्या होता है कि ये लड़ाई चलती जाती है और गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अमाउंट में केमिकल वेपन का यूज हो जाता है। केमिकल वेपन की वजह से बहुत ज्यादा लोग मारे जाते हैं और यूएस जो है वो यूएन जो है वो सैंक्शन लगाने की बात करने लगता है। लेकिन जो केमिकल वेपन यूज किया होता है सीरिया ने, जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर सिग्नेचर ही नहीं किया होता। और 2011 से लेकर लगभग 2000 इसके बीच में रसिया ने 6 to 7 टाइम लगभग जो है इन्होंने वीटो पावर का यूज करके सीरिया को बचाया है। अब मसला ये था कि सीरिया लगातार बॉम्बिंग करता जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, वो अपने कंट्रोल में लेके रखा हुआ था। बट अब प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि इधर जो है 2011 में ये जो बंदा है इसका जो नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो कि एसटीएस का मेंबर है इस समय, जो कि एक रिबल ग्रुप है। इसने क्या किया कि इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद और बहुत हम लोग अच्छे समझ पाएंगे कि 1982 में इसका रियाद के अंदर जन्म हुआ था। कुछ लोग कहना है कि सीरिया में भी इसका जन्म हुआ था, अलग अलग सोर्सेस अलग अलग कहते हैं, लेकिन अल जजीरा ने बोला था इसमें इंटरव्यू में, चूंकि अल जजीरा ने लिया था, जो कि एक बहुत अरब का प्रतिष्ठित मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है भैया कि जन्म के बाद ये जो है 1989 में ये चला जाता है सीरिया के अंदर, और उसके बाद ये वहां पे जाने के बाद इराक जाता है, इराक में जाता है, फिर लगभग 2003 के बीच में ये वहां पे अलकायदा ज्वाइन कर लेता है। 2003 के बीच में लगभग अलकायदा ज्वाइन कर लेता है इराक में, और उसी समय इराक में अमेरिका फोर्स एक्टिव होती है और
अलकायदा के रूप में इसको पहचान मिलती है और वहां पे इसको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये 2006 से लेकर के 2011 तक जेल में होता है। 2011 तक तो जेल में रहता है और अमेरिका कब्जे में रहता है। अब अमेरिका के कब्जे में है तो CIA सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका किस तरीके से इसको डील की होगी आप इसको समझ सकते हैं। और यही इस समय एक्टिव है। STS का जो जब बनता है ऐसा नहीं है, ये 2013 में पहले इसको जो है अबुल बकर बगदादी प्लान करता है कि भाई मर्ज कर लो नुसरा, क्योंकि नुसरा फ्रंट जो होता है ना वो अलकायदा का ही एक ग्रुप होता है। अलकायदा ने जिस तरीके से अमेरिका इराक के अंदर अलकायदा खात्मा कर रहा था, तो अलकायदा ने सोचा था कि नुसरा फ्रंट बना दिया जाए सीरिया के अंदर अपना नेटवर्क बनाने के लिए। उसको ये लीड करना शुरू किया। फिर जाकर के जो अबुल बगदादी था, ISIL मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक जो है उसको जो है ये मर्ज करना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया। और उसके बाद 2016-17 में ये रीनेम करता अपने ग्रुप को और ये फतेह आलम शाम एंड एलिप्पो फॉर एंड लेटर द मर्ज फ्रैक्शन, और उसको बाद में अब जो है 2016 से लेकर के अब तक इसको STS के रूप में पहचाना जाता है। ये इसकी कहानी थी। लेकिन जो कहानी का सिलसिला था वो 2013 से जो हम लोग डिटेन कर रहे थे उसको समझते हैं कि कैसे हुआ। अब देखिए, अब फ्री सीरियन आर्मी और इनके बीच वार चलने लगता है गवर्नमेंट के, जो कि वहां पे कब्जा करके रखे हुए थे। बात ये थी कि वहां पे डेमोक्रेटिक की बात चल रही है कि भाई डेमोक्रेटिक लागू करना है। लेकिन अब मसला ये था कि वहीं पे ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ये अभी इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे। उसके बाद जो खुर्द होते हैं ये भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। खुर्द क्यों इन्वॉल्व होते हैं जरा समझिएगा इस चीज को। ISIS जो है वो पहले इसका सपोर्ट कर रहे थे फ्री सीरियन आर्मी का, इसलिए कर रहे थे कि अगर मैं इसको मैं सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा तो मुझे वहां पे रहने में या जो भी मैं करना चाहूँ आसानी से कर सकता हूं। तो इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जॉर्डन जो है और टर्की हो गया या गल्फ जो स्टेट थे वो अभी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया फ्री सीरियन आर्मी को। इसके पीछे का रीजन यही था कि जो गल्फ स्टेट थे वो रिलीजन के बेसिस पे उनका सपोर्ट करते थे कि भैया सुन्नी का देश होकर के शिया कैसे राज कर रहा है। और ये जो ईरान है ये सपोर्ट कर रहा था किसको? ईरान सपोर्ट कर रहा था भाई साहब को, मतलब वहां की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि ये अभी शिया समुदाय यहाँ भी जो 95% की मेजोरिटी है शिया की ईरान के अंदर, और यहाँ पे भी चूंकि 60% ही है, बट उसके वजह से इनको कि भाई चलो तुम भी शिया हम दोनों भाई मिल जाते हैं। तो पहले तो धार्मिक कार्ड खेला गया, अब चीजें बदलना शुरू हुई। अब रही चीज कि टर्की क्यों आया और USA क्यों आया, जरा मेरी बात को समझिए इस चीज से, बहुत इंपॉर्टेंट आगे का सेशन होगा। अभी देखिए हुआ क्या कि जिस तरीके से हम लोग मैप से समझेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए ये जो है ये पूरा एरिया जो अल असद है और जो गवर्नमेंट है ये पूरा उसके कब्जे में है, और ये फ्री सीरियन आर्मी मतलब जो कि डेमोक्रेटिक की बात कर रही है उसके कब्जे में है। और खुर्द जो है ये उनको यहां पे मान लीजिए कि अमेरिका है और ये मान लीजिए रसिया, क्योंकि रसिया को भी तो यार मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई तो चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका के पास इजराइल है तो सीरिया ने भी सोचा भाई चलो हम भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो यहां पे ये सारे गवर्नमेंट की है, और यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो है इस वाले जो रीजन में है ये फ्री सीरियन आर्मी सारी चीजें। अब क्योंकि टर्की इसलिए आ गया था मैदान में, इसके पीछे का रीजन ये था कि इसको देखिए, अब ये जो रीजन है ना यहाँ पे क्या जो खुद सोच रहे थे कि भैया ये जो रीजन नॉर्थ ईस्ट के अंदर है यहाँ पे खुर्दिस्तान बनाने का, तो जो टर्की का ये बॉर्डर यहाँ पे लग रहा है ना, ये सारी चीज देख रहे होंगे आप, तो वो डर करके सोचा कि यार अगर ये चीज हम वहां पे बमबारी नहीं करते हैं और ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुझे आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो खुर्द थे वो खुर्दिस्तान का डिमांड करते हैं, और ये सीरिया में भी है टर्की में भी है। तो टर्की तो वहां से 2015 में आ जाता है एक्शन में,
जॉर्डन आया इसलिए कि जॉर्डन क्या करता था कि ये सप्लाई करता था दमिश्कस के अंदर, यहां पे क्या करता था कि ये जो है हथियार सप्लाई करवाना शुरू कर दिया था। और इसी को देखते हुए 2013 में जो अल असद की सरकार है इसने केमिकल बमबारी किया। उसके बाद फिर अमेरिका आया, अमेरिका उससे पहले नहीं था, अमेरिका उसके बाद आया। जिस तरीके से केमिकल का यूज किया गया उसको देखते हुए बराक ओबामा ने उनके ऊपर बमबारी शुरू कर दी डायरेक्टली। अमेरिका का एंट्री तो वहां से होता है, अब अमेरिका की एंट्री तो हो चुकी है। अब मसला यह था कि रसिया कैसे मानेगा, फिर रसिया भी आगे चल करके इसको ऐड कर लेता है और पूरा का पूरा सपोर्ट जो है यहाँ की गवर्नमेंट को दे देता है। हिजबुल्ला जो कि आपको पता ही होगा किसका मानता है, ईरान की मानता है। भैया जो ईरान कहेगा हिजबुल्ला और हमास वही करते हैं। तो हिजबुल्ला अभी पूरा का पूरा सपोर्ट किसको करता है, अल असद, जो फिलहाल की वहां की गवर्नमेंट है, अल असद जो कि प्रेसिडेंट है वहां पे, उसको सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला ने यहां तक कि अपने सैनिक भी वहां भेजे हैं, बहुत सारे एडवांस वेपन। ईरान खुद अपना सैनिक भेज रखा वहां पे, भेजता है। और उसके बाद बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पे जाकर के जो ड्रोन वोन है वो सब दे रखा है जो है इनके गवर्नमेंट को। मतलब ये है कि अब मुश्किल कैसे बढ़ी उस गवर्नमेंट की, शुरुआत हुआ था यहां से, दरअसल यहां से शुरुआत हुई थी। बच्चे थे, बच्चों को पकड़ा गया, उसके बाद मारा गया, वो फिर चीजें धीरे 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 बढ़ती चली गई और पूरा जो है ये पूरा फैल गया। लेकिन अब जो मसला है, अभी जो मैं प्रेजेंट की सिनेरियो की बात करूं तो ये बंदा ने दम कर रखा है। कौन, मोहम्मद अल जुलानी, एसटीएस का फाउंडर। इसने क्या किया है कि यहां से शुरुआत की, और शुरुआत कहां से किया इसने, यहां अलिप्पो से। उसके बाद ये देखिए यहां से इसने शुरुआत किया। पहले ये लोग यहां पे थे, इदलिब में पूरा कब्जा कर रखे थे, और फिर यहां पे इन्होंने चढ़ाई कर रखी नवंबर में। अब यहां पे कब्जा करे और धीरे धीरे करते ही जा रहे हैं। भैया ऐसा कहा है, आपको एक चीज ध्यान होगा, जैसे मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जैसे ही कौन बोला था, नेतन्याहू ने बोला था कि अल असद तुम फायर के साथ खेल रहे हो, क्योंकि जो हिजबुल्ला से और इनका वार चल रहा था ना, तो उसमें सीरिया किसके साथ था, हिजबुल्ला के साथ था। कह रहा भाई देख, नेतन्याहू ने बोला फायर के साथ खेल रहे हो। अब वो पूरा अमेरिका और अमेरिका जो है दिमाग लगाया, भाई देख ये सबसे बढ़िया मौका है यहां पे कब्जा करने का। क्यों, रसिया तो बेटा बैकफुट पे आ चुके हैं, ईरान बैकफुट पे आ चुका है, हिजबुल्ला से सीज फायर हो चुका है, चल यहां पे तख्ता पलट कर ले और फिर वहां बैठ करके अपना राजशाही होगी। तो प्रेजेंट का जो सिनेरियो है वो ये है, पास्ट का तो था वो ये सिनेरियो था। इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई देखो, चाइना ने भी विट्टो का यूज किया था इसको बचाने के लिए। तो सीरिया और इनके बीच एक ग्लोबल कंडीशन बन चुका है। अभी तक लगभग वहां पे 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 7 लाख पहुंचने वाला है, और उससे भी ज्यादा 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो सीरिया का वार बहुत चिंता है, ये देश दुनिया के लिए सही नहीं है। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो रहा है देख रहे हैं आपकी, म्यांमार के अंदर वही हुआ, बांग्लादेश के अंदर वही हुआ। तो ये जो सिनेरियो चेंज हो रहा है ना, वो जियोपॉलिटिकल एंगल भी होता है और धार्मिक एंगल तो होना तय है, क्योंकि बिना धर्म के कुछ नहीं होता। तो धर्म के साथ साथ अपनी साख भी बचानी होती है। तो भैया अमेरिका जो है 2016 में उसने बोल दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, कि भैया हम यहां पे अब अल असद की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बोलेंगे, उसको राज करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये कर रहा है करने दो। लेकिन फिर इसने क्या किया, 2017 में केमिकल वेपन का यूज किया, 85 लोग मारे गए, लगभग 85-100 लोग मारे गए। फिर उसके बाद इसने आकर के वहां पे अटैक करना शुरू किया कि ये तो मानने वाला नहीं है। अब अटैक करता किस पे, इसकी मजबूरी है या अपने आप को बचाने की। अब चूंकि इसको तो भाई तानाशाही करनी है,
तो उसको तो अपना तनाशाही करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये धीरे धीरे जो वार है ना वो पूरा एक तरह से ग्लोबल एंगल ले चुका है। इधर देखिए पूरा 4 क्वाड बन चुका है। ये आप देखिए, ये सेकंड क्वाड, ये थर्ड क्वाड, यहाँ पे कितने सारे देश इन्वॉल्व, ये फोर्थ जो है ISSOI जो वाले थे, इन्होंने क्या किया, इसका सपोर्ट किया। लेकिन चूंकि अमेरिका ने जो है, अमेरिका के बहुत सारे पत्रकारों को इसने क्या किया कि सर कलम करके मारना शुरू किया, फिर उसके बाद बॉम्बिंग करके फिर इसको खत्म किया गया। टर्की ने भी इसका साथ दिया था, फिर इसको खत्म कर दिया गया था वहां से। मेन मसला यही है कि आगे क्या अपडेट कुछ आने वाला है, फिर इस पे हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एग्जामपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वनडे एग्जाम का बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरा इंडिया के अंदर। आप उससे जुड़िए और वनडे एग्जाम की तैयारी करिए और अपने सपनों को साकार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।